हेलो स्टूडेंट, ऑटो साइंस क्लासेस में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो सॉल्यूशन के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे क्या सॉल्यूशन क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को कैसे व्यक्त किया जाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अब सॉल्यूशन के पार्ट 2 में अब हम लोग आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट 2 में स्टडी करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स। तो देखिए, सॉल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बताने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन जानेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। देखिए, पिछले क्लास में हम बताए थे कि कुछ नंबरिकल्स देने वाले थे आज, लेकिन आज हम नंबरिकल्स देंगे नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद जो उधर पार्ट 1 जो सॉल्यूशन का पार्ट 1 टॉपिक जो पढ़ाएं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो सारा मिला जुला के नंबरिकल्स आप लोग को दिया जाएगा। तो बस आप सिर्फ थ्योरी पढ़िए, उसका फॉर्मूला याद रखिए, उसके बाद नंबरिकल्स जो है आप बुक से भी बना सकते हैं। तो नंबरिकल्स दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नंबरिकल्स नहीं देंगे, नंबरिकल्स दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक। तो हेडिंग लगाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। मतलब हम लोग को 12th में जो स्टडी करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो किसके बेसिस पर करना है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के बेसिस पर करना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है पतला घोल, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट से बहुत ही ज्यादा होने वाला है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट का अमाउंट कुछ ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट तो ज्यादा ही होता है सॉल्यूट के अमाउंट से, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट उतना भी कम नहीं होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन मतलब गाढ़ापन होगा। यानी इसका एक एग्जांपल हम दिखाते हैं, जैसे 5% NaCl है ना, NaCl सॉल्यूशन, और एक है 40% NaCl सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कुछ नहीं दिया तो एक्वस ही मानना होगा, जलीय घोल एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि 100 पार्ट सॉल्यूशन में 5 पार्ट NaCl सॉल्यूट मौजूद है। इसका मतलब है 100 पार्ट परसेंटेज है तो 100 पार्ट सॉल्यूशन में 40% यानी 40 पार्ट NaCl सॉल्यूट मौजूद है। इसमें 5 पार्ट है, इसमें 40। तो इसके रिस्पेक्ट में, कंपेयर में इसका सॉल्यूशन का गाढ़ापन ज्यादा होने वाला है। यानी आपका ये कॉन्क है और ये डाइल्यूट है, ये आपका हो गया डाइल्यूट, ये आपका हो गया कॉन्क। तो हम लोग का स्टडी करना है डाइल्यूट, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होने वाला है, उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का ही हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है आज हम लोग स्टडी करेंगे। कॉलिगेटिव का मतलब होता है अनुसंख्य, प्रॉपर्टीज का मतलब गुणधर्म, विशेषता, यानी अनुसंख्य गुणधर्म। यानी ये कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कि किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या है हम बता दिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना है सॉल्यूशन, जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर हो, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के बीच अगर होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वह प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स करता है ओनली फॉर सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर एज वेल एज सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उसका प्रॉपर्टी होने वाला है, जो उसके प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, वो करता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर और साथ ही साथ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की संख्या पर, उसके नेचर पर डिपेंड्स नहीं करता है। यानी किसी बुक में यह भी दिया हुआ है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होने वाला है
वो डिपेंड्स करता है ओनली फॉर सॉलिड के पार्टिकल्स की संख्या पर, उसके नेचर पर नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन बना है तो कम से कम 2 सब्सटेंस मिलके बना होगा, एक का नाम है सॉलिड, दूसरा का नाम है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होने वाला है वो डिपेंड्स करता है वही सब के पार्टिकल्स पर, सॉलिड के पार्टिकल्स पर, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर, यही सब पर डिपेंड्स करता है, उसके नेचर पर नहीं। सॉलिड सॉल्वेंट के नेचर पर नहीं। आप सॉलिड क्या ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं कि लिक्विड ले रहे हैं कि गैस ले रहे हैं। सॉल्वेंट आप क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं कि गैस ले रहे हैं कि सॉलिड ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हम बताए थे सॉल्यूशन के पार्ट 1 में कि सॉल्यूशन का टाइप्स टोटल होता है 9 टाइप्स, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन और आपका क्या है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें आप सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। और सॉल्वेंट भी आप गैस ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं और सॉलिड ले सकते हैं। तो सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि उस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स क्या है, कितना पार्टिकल्स है, उसी पर डिपेंड्स करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यही कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो डिपेंड्स करता है ओनली फॉर सॉलिड के पार्टिकल्स पर, साथ ही साथ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर, उसके नेचर पर डिपेंड्स नहीं करता। जैसे कुछ एग्जांपल से समझिए, मान लेते हैं कि ये आप 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाए हैं, यहाँ पर भी 1 लीटर का सॉल्यूशन आप बनाए हैं, 1 लीटर और 1 लीटर सॉल्यूशन है। टोटल सॉल्यूशन आपका कितना है 1 लीटर। यहाँ भी आपका क्या है 1 लीटर। मान लेते हैं यहाँ भी एक सॉल्यूशन बना हुआ है, या आप बनाए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पर आप डाले हैं 1 मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए हैं, सॉल्यूशन बनाया है या कोई बनाया होगा सॉल्यूशन, तो उसमें सॉलिड डाला होगा, सॉलिड जरूर मौजूद रहेगा। तो सॉलिड इसमें हम लोग कोई भी डाला होगा ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज डाला है। यहाँ 1 मोल आपका डाला है, क्या डाला है, यहाँ पर ले लेते हैं चीनी, है ना, C12, H22 वगैरह शक्कर। यहाँ हम लेते हैं 1 मोल NaCl। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है ना, शक्कर, NaCl अलग अलग नेचर वाला है ना, अलग अलग नेचर वाला, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है, इस सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है, घोल की शक्ति है 1 मोल पर लीटर। इसका भी कितना है 1 मोल पर लीटर, इसका भी कितना है 1 मोल पर लीटर, है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन का तो गुणधर्म पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे पार्टिकल्स, ग्लूकोज का पार्टिकल्स क्या है, तो 1 मोल इक्वल टू होता है एवोगाड्रो नंबर। यहाँ भी देखिए 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। यहाँ भी देखिए 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है, ये जैसे ही वाटर में सॉल्वेंट में घुलेगा तो क्या देगा Na+ और Cl-, यानी NaCl डिकम्पोज होगा तो Na+ और Cl- देगा, 2 पार्टिकल्स देगा 1 मॉलिक्यूल्स में। तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स है एवोगाड्रो नंबर है, तो एवोगाड्रो नंबर तो 2 गुना हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। यहाँ आपका पार्टिकल्स, सॉलिड की पार्टिकल्स की संख्या होने वाला है इन दोनों से 2 गुना, क्योंकि यहाँ आयनिक कंपाउंड है और ये सब क्या है कोवलेंट कंपाउंड। तो सॉलिड के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। सॉलिड आप लिक्विड लीजिए, गैस लीजिए, सॉलिड लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। सॉलिड का रंग रूप क्या है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब उसका नेचर पर डिपेंड्स नहीं करता है। सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड्स करता है उसके पार्टिकल्स पर, पार्टिकल्स क्या दे रहा है। बस इसी को हम लोग बोलेंगे क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। आई रिपीट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन depends on number of particles of solid as well as solvent and not on their nature is known as colligative properties। उसी को बोलेंगे हम लोग क्या colligative properties।
यानी किसी भी सॉल्यूशन का वह गुणधर्म जो डिपेंड्स करता है ओनली फॉर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की संख्या पर, उसके नेचर पर नहीं। उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टाइप्स होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो टाइप्स होने वाला है वो होने वाला है 4। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो टाइप्स होता है वो 4 टाइप्स होता है। तो क्या क्या टाइप्स है देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पहला टाइप्स है वो है ऑस्मोटिक, क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा नंबर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का 4 टाइप्स। पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और 4th नंबर है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक एक करके पहले समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद ये सब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना होगा। ये 4 टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये चारों पढ़ने के बाद सॉल्यूशन लगभग आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 4 पढ़ने के बाद हो सके इसमें 4 पढ़ने के लिए पार्ट 3 भी जा सकता है, क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद समझ लीजिए आपका सॉल्यूशन जो है 70 और 80% के बीच कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स सॉल्यूशन का जो चैप्टर है 70 से 80% के बीच कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं पहले, उसके बाद डीपली जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक प्रेशर है, एक एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहरी दबाव। ऑस्मोटिक प्रेशर एक बाहर से लगाया गया दबाव है, बाहर से लगाया गया प्रेशर है। ये दिमाग में भर लीजिए। अब बाहर में कहाँ पर हम लोग ऑस्मोटिक इस प्रेशर का अप्लाइड होगा, जब ये पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए पहले आपको पढ़ना होगा डिफ्यूजन, फिर एसपीएम पढ़ना होगा, फिर ऑस्मोसिस पढ़ना होगा, तब जाकर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा। तो इसको पढ़ाने के लिए हमको पहले वो 3 टॉपिक पढ़ाना होगा, डिफ्यूजन, एसपीएम और ऑस्मोसिस। इसीलिए अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट लाइक एक प्रेशर है जो बाहर से लगाया जाता है, बाहरी दबाव, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्षिक, किसी का तुलना में सापेक्षिक। लॉरिंग लो, लो, कमी, कमी। लॉरिंग का मतलब क्या होता है? कमी। और वाष्प दाब, वेपर प्रेशर मतलब वेपर के द्वारा लगाया गया दबाव, वेपर के द्वारा लगाया गया दबाव, वेपर प्रेशर। तो देखिए वेपर प्रेशर में कमी आना किसी के सापेक्ष में, थोड़ा समझिए, ये वेपर प्रेशर का कमी है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में कमी किसी के सापेक्ष में। हम लोग घर में जब चाय बनाते हैं, कोई चाय बनाता होगा, देखा होगा, एक कंटेनर में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर को हीटर में चढ़ा देते हैं, हीटर हो चाहे जो भी हो, चूल्हा हो, चढ़ा देते हैं। चढ़ाने के बाद देखते हैं कि वाटर जो है बॉयल होने लगता है, और वाटर जो है बहुत तेजी से वेपर बनता है, और वो वेपर जो है निकल जाता है। लेकिन उसमें ढक्कन लगा देंगे तो प्रेशर लगाएगा। तो वाष्प के द्वारा जो प्रेशर लगाया गया उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। जैसे ही वाटर में हम लोग चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, पाउडर, मिल्क डालते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो क्या होता है, एक समय के लिए एकदम शांत हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एक समय क्या होता है कि वो शांत हो जाता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिए हैं तो उसके बाद जो उस सॉल्यूशन का जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाएगा वो पहले की तुलना में कम लगाएगा। जो वाटर फर्स्ट टाइम में जो वेपर, प्योर वाटर जो पहले वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा था, अब उसमें हम लोग चीनी, चाय पत्ती
और दूध डालने पर अब उस सोल्यूशन जो सोल्यूशन बना उसका जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाएगा वो पहले की तुलना में कम लगाएगा। ज्यादा सॉलिड लीजिएगा तो ज्यादा कम होगा, कम सॉलिड लीजिएगा अमाउंट सॉलिड का अमाउंट कम लीजिएगा तो वेपर प्रेशर में कमी कम आएगा, कुछ ना कुछ तो कम आएगा ही आएगा। ज्यादा लीजिएगा तो ज्यादा कम आएगा, सॉलिड का अमाउंट कम लीजिएगा तो कम आएगा। तो वेपर प्रेशर में कमी आया किसके सापेक्ष में, तो सॉलिड के सापेक्ष में। इसी कमी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो खैर इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे, एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे कि वेपर प्रेशर में कमी क्यों होता है, क्यों सॉलिड डालने पर वेपर प्रेशर में कमी क्यों आता है, किस कारण के वजह से, किस कारणों के वजह से आपका जो है वेपर प्रेशर में कमी आता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे विस्तार से। अगला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप तो जानते हैं जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 atm के बराबर होता है। किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब जब 1 atm के बराबर हो जाए तो उस लिक्विड का जो भी टेम्परेचर होगा उस लिक्विड के लिए कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm बनाने के लिए आपको देना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर में जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो बॉइलिंग पॉइंट वृद्धि हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर नहीं होगा। तो टेम्परेचर आपको बढ़ाना होगा 1 atm वेपर प्रेशर को, 1 atm प्रेशर बनाने के लिए उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना होगा। तो जितना का इंक्रीज हुआ उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन, इंक्रीज। तो क्यों इंक्रीज करना पड़ता है, क्यों इंक्रीज होता है, ये डिटेल्स, ये विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसी में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा जानिए बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि। देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो अगला टाइप्स है, जो लास्ट टाइप्स है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है आप लोग को मालूम होगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वाटर में अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये क्या है, बारंबार आ रहा है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस सॉल्यूट को बोलेंगे जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब उड़नशील, नॉन लगा दिए मतलब अउड़नशील। सॉलिड जो घुलता है, चीनी हो गया, नमक हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। अगर चीनी वेपर में कन्वर्ट होता तो गन्ना के रस से चीनी हम लोग को प्राप्त नहीं होता। नहीं, मिल्क अगर वेपर में कन्वर्ट होता तो मिल्क प्राप्त नहीं होता। गाय के दूध से, भैंस के दूध से घी नहीं बनता, डालडा नहीं बनता। तो जो वेपर में कन्वर्ट ना हो उस सॉल्यूट को बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे वाटर में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आता है, यानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होना चाहिए था अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होगा और टेम्परेचर आपको कम करना होगा, माइनस में जाना होगा, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो जितना का कमी आएगा उसी कमी को कहा गया है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, डिप्रेशन का मतलब होता है कमी। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ये 4 प्रॉपर्टीज है जो आप लोग देख सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, हम क्या बताएं, ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहरी दबाव है, दिमाग में रखिए, मालूम चलेगा। डिटेल्स, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी किसी के सापेक्ष में। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, तो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाना, वाष्प दाब। वाष्प किसी भी टेम्परेचर पर बन सकता है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वाष्प किसी भी टेम्परेचर पर बन सकता है। कोई भी कपड़ा को आप भिगा कर रख दीजिएगा रूम में, चाहे वो ठंडा का दिन हो, गर्मी का दिन हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर, बहुत कम रूम टेम्परेचर है, फिर भी वो धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। इसका मतलब कोई भी टेम्परेचर पर वो वाटर जो है वेपर बन के निकल जाता है। तो वेपर किसी भी टेम्परेचर पर बन सकता है।
माइनस में फ्रिज खोलिए, देखिए वाष्प निकलेगा, वेपर निकलेगा, वाटर का वाष्प। तो फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है वो तो 0 से कम है, वेपर के रूप में है। तो किसी भी टेम्परेचर पर वेपर बन सकता है। खैर, बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए आपको जानना होगा डिफ्यूजन। तो आइए डिफ्यूजन क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, डिफ्यूजन नाम से मालूम चल रहा है, DI मतलब डिफरेंट, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। जब अलग अलग लिक्विड को, जब हम लोग अलग अलग लिक्विड को एक साथ जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, कोई भी अलग अलग लिक्विड है, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, डाइल्यूट हो, अलग अलग लिक्विड को एक साथ जोड़ दिए, तो इसका पार्टिकल्स उसमें जाएगा, इसका पार्टिकल्स इसमें आएगा, यानी इसमें दोनों तरफ मूवमेंट होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अपने आप होगा, खुद ब खुद होगा, स्वतः, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, स्वतः। जब अलग अलग लिक्विड को एक साथ जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तब ये देखने को मिलता है कि उस अलग अलग लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो आपस में खुद ब खुद इंटरमिक्सिंग होता है। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, डिफ्यूजन। डिफरेंट लिक्विड को जोड़ देना, और वो डिफरेंट लिक्विड का जो पार्टिकल्स है वो खुद ब खुद आपस में इंटरमिक्सिंग करने लगता है, स्वतः, स्पॉन्टेनियस। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, डिफ्यूजन। The spontaneous intermixing of different liquid। क्या बोले? The spontaneous intermixing of different liquid, then such type of process is known as diffusion। तो डिफ्यूजन यही है, अलग अलग लिक्विड को कनेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद है SPM, अगला टॉपिक है। SPM का फुल फॉर्म होता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, शॉर्ट में इसको कहा गया है SPM, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली, इसका हिंदी होता है झिल्लीदार परत, अर्धपारगमय झिल्ली। ठीक है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या है? वैसा मेम्ब्रेन, वैसा झिल्ली जिससे हो करके ओनली सॉल्वेंट का पार्टिकल्स पास कर सकता है, सॉलिड का पार्टिकल्स पास नहीं कर सकता है। वैसा मेम्ब्रेन जिससे हो करके ओनली फॉर सॉल्वेंट का पार्टिकल्स पास कर सकता है, लेकिन सॉलिड का पार्टिकल्स पास नहीं कर सकता है, वैसे मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग क्या, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। देखिए, एक झिल्लीदार होता है, झिल्ली परत होता है, झिल्लीदार परत, इसमें जो छिद्र होता है हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, इस छिद्र से होकर के ओनली फॉर सॉल्वेंट का पार्टिकल्स पास कर सकता है। यानी इस होल का जो रेडियस होगा और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो रेडियस होगा लगभग ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन सॉलिड पार्टिकल का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा होगा SPM के छिद्र होल का रेडियस से, इसीलिए सॉलिड पार्टिकल्स जो है इसमें पास नहीं कर सकता है, ओनली फॉर सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ही पास कर सकता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन को। एक आप बॉयल का अंडा लीजिए, बॉयल अंडा है ना, उसका कवर को हटाइए, जिसको हम लोग बोलते हैं छिलका। जैसे केले को छीलते हैं, केले का भी छिलका होता है, तो अंडा का भी छिलका होता है। अंडे के छिलके को हटाइए और अंडे और
अंडे का जो छिलका है और जो अंदर में जो अंडा है, बॉयल अंडा, उनके बीच एक सफेद लेयर होता है। अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो वो लेयर मिल जाएगा। उसी लेयर को बोलेंगे हम लोग क्या, एसपीएम। अगर आपको अंडा का छिलका को हटाने में काफी दिक्कत हो रहा है तो आप प्याज लीजिए, प्याज का छिलका को हटाइए। आप प्याज लीजिए, प्याज का छिलका को, कवर को हटाइएगा तो एक सफेद जैसा पतला लेयर मिलेगा, उसको भी बोलेंगे हम लोग एसपीएम। या आप मटन का दुकान जाइए, खस्सी वगैरह जो कटता है उसका जो कवर हटाया जाता है तो उसके कवर और अंदर में जो मटेरियल है ना, उसके बीच एक लेयर होता है, उसको बोलेंगे एसपीएम। तो खैर एसपीएम आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो खैर एसपीएम उसी को बोलेंगे जिससे हो करके ओनली फोर्स सॉल्वेंट का पार्टिकल्स पास कर सकता, सोल्ट का पार्टिकल्स पास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो हॉल का जो साइज है वो सॉल्वेंट पार्टिकल के साइज के करीब करीब इक्वल है। सोल्ट पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से इसमें पास नहीं कर सकता। तो ए मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास बट सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट पास इज नोन एज एसपीएम। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? देखिए ऑस्मोसिस क्या है, जब दो अलग अलग लिक्विड को, एसपीएम के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। एसपीएम के द्वारा हम लोग जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग एसपीएम फिट कर दिए। देखिए अलग अलग कंटेनर में अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। तो फर्स्ट रूम में 100 स्टूडेंट है, सेकेंड रूम में 10 स्टूडेंट है। मान लेते हैं 2 रूम है, फर्स्ट रूम में 100 स्टूडेंट है, सेकेंड रूम में आपका क्या है, 10 स्टूडेंट है और बीच में डोर है, दरवाजा है। तो एक दोनों तरफ बच्चा जो है अलग अलग रूम में जाना चाहता है, यानी 100 बच्चा जाना चाहता है सेकेंड रूम में और सेकेंड रूम वाला बच्चा जाना चाहता है फर्स्ट रूम में। तो अगर दो डोर जो है, दरवाजा खोल दिया जाए तो सबसे पहले स्टूडेंट किस तरफ आना चाहे, किस तरफ आएगा, यानी स्टूडेंट जो है सबसे पहले कौन कहाँ जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा कि सेकंड से फर्स्ट में आएगा। तो 100 यानी जो फर्स्ट रूम है जिसमें 100 स्टूडेंट है वो सेकंड में जाएगा पहले, क्योंकि 100 स्टूडेंट है, प्रेशर ज़्यादा है, धक्का देते हुए 10 बच्चा तो धक्का दे नहीं पाएगा, 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट का ताकत बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वो धक्का देते हुए सेकंड रूम में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है 10 बच्चा जो है वो आ सकता है। लेकिन हाँ, बच्चा कंप्लीट जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तब। बात समझे नहीं समझे? जैसे कि एक रूम है, मान लो एक ही रूम है, एक रूम में 10 बच्चा है और रूम का जो दरवाज़ा है बाहर तरफ, रूम का एक बाहर होता है, बाहर गेट के बाहर 100 बच्चा है। अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो 100 बच्चा पहले अंदर आएगा कि 10 बच्चा पहले बाहर जाएगा? तो 100 बच्चा पहले अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों तरफ से दोनों चाहता है कि हम पहले जाए तो पहले वही ना आएगा। तो ठीक उसी तरह सॉल्वेंट का पार्टिकल्स वही पहले मूवमेंट करेगा जहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो, उसके पास प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट का पार्टिकल्स मूवमेंट होगा। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का एसपीएम के द्वारा मूवमेंट होता है तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो इसी को बोलेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आज हम लोग जान चुके हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल्स मूवमेंट करता है, गति करता है। कहाँ से कहाँ करता है, किस ओर करता है, तो आपको बोलना होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर करता है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर करता है।
SPM से होकर के, बस इसी प्रोसेस को कहा गया है ऑस्मोसिस। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, व्हेन डायल्यूट सॉल्यूशन एंड concentrated solution or solvent and solution is connected by SPM, so then movement of solvent particles take place from dilute solutions to concentrated solution through SPM. Such type of process is known as osmosis. उसी को बोलेंगे हम लोग ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का पार्टिकल्स मूवमेंट करता है, गति करता है डायल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर SPM के द्वारा। इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ऑस्मोसिस हम लोग जानते हैं ईग, अंडा। अंडा का जो ऊपरी कवच होता है ना, मोस्टली अधिकांश CaCO3 से बना होता है, और अंडा का जो लेयर है, एक लेयर मतलब कवच के एकदम सटा हुआ रहता है, वही आपका SPM है। और वो SPM देखने के लिए आप कच्चा अंडा भी आप थोड़ा सा फोड़ करके छेद करके देख सकते हैं। एकदम हल्का सा छेद करना होगा ताकि अंदर वाला लिक्विड बाहर ना आए। देखना एक सफेद जैसा एक परत होता है, बस उसी को बोलते हैं हम लोग SPM। उसके बाद फिर व्हाइट होता है, उसके बाद एक गाढ़ापन अंदर में रहता है, एकदम बहुत गाढ़ापन होता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड अंदर में रहता है। और ये आपका क्या है, व्हाइट है, ठीक है, ये आपका ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायल्यूट एक लेते हैं हम लोग, डायल्यूट HCl सोल्यूशन, इसमें रुई डाल देते हैं। रुई डालने के बाद इसमें पोछा लगाते हैं आराम से। तो डायल्यूट HCl और CaCO3 आपस में मिल करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड जो है HCl क्या करता है, HCl से रिएक्ट करके वो रिमूव हो जाता है। एकदम आराम से कीजिएगा तो जो अंडा का जो ऊपरी हिस्सा है, कवच है, जो हार्ड होता है, वो रिमूव हो जाएगा, एकदम SPM प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। SPM प्राप्त हो गया, इसके साथ रिएक्ट कर गया, ठीक। उसके बाद इस ईग को आप वाटर में रखिएगा, वाटर में। तो जैसे इस ईग को वाटर में रखिएगा, देखिए वो ईग है, अंडा है, ये वाला अंडा जिसमें SPM के साथ प्राप्त हुआ है, वाटर में रखिएगा। तो ये ईग क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर जो है अंदर प्रवेश करेगा, क्योंकि यहाँ लिक्विड जो है पंख है अंदर में। SPM के बाहर डायल्यूट आपका वाटर है, वाटर तो डायल्यूट होता है, प्योर वाटर, तो सॉल्वेंट का अमाउंट वाटर में ज्यादा है, और यहाँ ईग के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ही कम है। इसीलिए वाटर जो है फ्लो होगा कहां पर, SPM के अंदर, अंडा में, और अंडा क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। यहाँ पर ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यही ईग को अगर आप डाल देते हैं कोंक NaCl सोल्यूशन में, तो ये ईग क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, बड़ा हो जा रहा था, स्वेलिंग, यहाँ श्रिंकेज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंदर वाला मटेरियल अब बाहर आ जाएगा, अंदर वाला सॉल्वेंट बाहर आएगा SPM के द्वारा। तो यहाँ भी ऑस्मोसिस हो रहा है, यहाँ भी ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन डिफरेंट हो रहा है। यहाँ सॉल्वेंट का पार्टिकल्स वाटर से ईग की ओर जा रहा है, यहाँ सॉल्वेंट का पार्टिकल ईग से वाटर की ओर आ रहा है। दोनों ऑस्मोसिस वाला ही प्रोसेस हो रहा है। तो ये एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, ये आपका एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपको सेमी परमीबल मेम्ब्रेन में प्रैक्टिकली बताएं, लेकिन आपको अगर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल अगर आपको लिखने बोल दिया जाए तो आप लिखिएगा कॉपर फेरोसाइनेट, कॉपर फेरोसाइनेट, ये आप एग्जाम में लिखिएगा। SPM का एग्जाम्पल दीजिए तो कॉपर फेरोसाइनेट, ठीक है।
तो ये ऑस्मोसिस का कुछ ये एग्जाम्पल लीजिए। जैसे देखिए ऑस्मोसिस क्या है, देखिए फिर से समझिए, एग्जाम्पल समझिए। प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, इसमें तो आपको HCl चाहिए NaCl चाहिए। तो आप घर में तो किशमिश होगा, किशमिश को अगर आप तोड़िएगा तो बीच में लिक्विड होगा, वो लिक्विड बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। अगर किशमिश को हम लोग वाटर में डुबो देंगे तो 2 घंटा 4 घंटा के बाद क्या होगा, किशमिश फूल जाएगा। इसका मतलब वाटर किशमिश के अंदर गया होगा, और वाटर किशमिश के अंदर गया होगा तो वो प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। कभी देखता है सब्जी दुकान में, है ना, दुकानदार क्या करता है, सब्जी में पानी छिड़काव करता है। पानी क्या करता है, सब्जी जो भी सब्जी है एब्जॉर्ब करता है और सब्जी जो है हरा ताजा रहता है, तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गया। लेकिन हाँ, चना को डालिएगा वाटर में, चना भी फूलता है, लेकिन वो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चना के अंदर कोई भी लिक्विड नहीं है। वैसा सब्सटेंस लीजिए जिसमें 2 लिक्विड होना चाहिए, इसमें 2 सब्सटेंस होना चाहिए, अंदर में लिक्विड होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड, तभी ना होगा ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस। अंडा में 2 लिक्विड है, अंदर में किशमिश में 2 है, ऊपर अलग, अंदर में फिर एक लिक्विड है। तो ये आपका हो गया ऑस्मोसिस का कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये जानेंगे। अब याद कीजिए जो हम कॉन्सेप्ट दिए थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आप लोग को याद रखना था। ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहरी दबाव है। अब ये कहाँ लगाया जाता है, अब ये मालूम चलेगा यहाँ पर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ा डिफ्यूजन, फिर सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, उसके बाद ऑस्मोसिस। अब देखिए ऑस्मोसिस में हम लोग क्या किए थे, 2 कंटेनर में अलग अलग लिक्विड लिए थे। एक में लिए थे हम लोग क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्वेंट, एक में लिए थे कॉम सॉल्यूशन, सोल्यूशन बोल सकते हैं। इसमें हम लोग SPM से जोड़ दिए थे। इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें कोंक सॉल्यूशन है, कोंक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसमें पार्टिकल्स का जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा था वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर हो रहा था। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है डाइल्यूट से कोंक की ओर, ऐसे प्रोसेस को कहा गया था ऑस्मोसिस। इस मूवमेंट को रोकना है, इस गति को रोकना है। तो रोकने के लिए बताइए प्रेशर कहाँ अप्लाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, किसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोंक सॉल्यूशन। कोंक सॉल्यूशन में प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्वेंट का पार्टिकल्स उत्तेजित होगा और सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना ताकि ये वाला पार्टिकल्स को रोक सके, यानी इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर समान हो जाए, यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होने दे, बस हमको स्टॉप करना, ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करना है, रोक देना है। तो जो भी मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर होगा जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक रहा है, वही मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर को कहेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है जो सॉल्यूशन के सरफेस पर अप्लाइड किया जाता है ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर सके, रोक सके। मान लेते हैं 5 ATM लगाएं, देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जिस रफ्तार से आ रहा था वो रफ्तार धीमी हो गया था कि इधर भी आपका प्रेशर बन रहा है। ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर जाएगा नहीं, SPM फूट जाएगा या तो कंटेनर फट जाएगा। ताकि प्रेशर ऐसा है कि पार्टिकल्स का गति बढ़ा देता है, वेग बढ़ा देता है, और जब वेग बढ़ाता है तो फिर कंटेनर फट जाता है। लेकिन आपको कंटेनर फटाना नहीं है, बस आपको मिनिमम प्रेशर बढ़ाना ताकि ये जो पार्टिकल्स आ रहा है रुक जाए। 5 ATM लगाएं प्रेशर, देखिए कुछ पार्टिकल्स अभी भी आ रहा है,
बहुत कम हो गया लेकिन अभी भी आ रहा। 6 लगा दिए, 7 लगा दिए, 8, 9, 10 ATM जैसे ही प्रेशर लगा दिए, एक्सटर्नल प्रेशर मान के चल रहे हैं 10 ATM, तो इधर जो पार्टिकल्स आ रहा था अब रुक गया, मतलब इधर भी प्रेशर इसके बराबर हो गया, यानी पार्टिकल स्टॉप, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप। बस ऐसे मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर को कहा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग जान गए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। एक एक्सटर्नल प्रेशर है, कहाँ लगाते हैं तो सॉल्यूशन के सरफेस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक सके। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर which is applied on the surface of solution to stop osmosis process is known as osmotic pressure। उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? osmotic pressure। I repeat, the minimum external pressure which is applied on the surface of solution, कौन solution, to stop osmosis process is known as osmotic pressure। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? osmotic pressure। ठीक है, चलिए, तो ये आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए जानते हैं, इसी के थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसी में हो जाएगा रिवर्स्ड ऑस्मोसिस। रिवर्स्ड ऑस्मोसिस, देखिए रिवर्स्ड ऑस्मोसिस क्या है। अगर आप प्रेशर को और बढ़ाते जाइएगा, 10 से कर दिए 20, 25, 30, तो क्या होगा? अब सॉल्वेंट का पार्टिकल्स कौन सॉल्यूशन से डायल्यूट सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसी बात है, प्रेशर बढ़ाइएगा तो भाई पार्टिकल उत्तेजित होगा, वो भागना ही चाहेगा। जब इधर से इधर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फिर गति उल्टा होगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। बस ऐसे प्रोसेस को कहा गया रिवर्स्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मोमेंटम होने वाला होता है वो डायल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की ओर, लेकिन रिवर्स्ड में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड से डायल्यूट की ओर आता है। कब? जब ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू से जब प्रेशर बढ़ाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक देता है, वह मिनिमम प्रेशर जिसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। लेकिन अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा किया जाए तो फिर क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट कौन सॉल्यूशन से डायल्यूट सॉल्यूशन की ओर होने लगेगा। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स्ड ऑस्मोसिस। देखिए, इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, तो देन मोमेंट ऑफ solvent particle takes place from Kong solution to dilute solution through SPM. Such type of process is known as reversed osmosis। उसी को बोलेंगे हम लोग रिवर्स्ड ऑस्मोसिस। इसका एक उपयोगिता भी है, एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स्ड ऑस्मोसिस। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स्ड ऑस्मोसिस। रिवर्स्ड ऑस्मोसिस का उपयोगिता क्या है? मान लेते हैं हम लोग एक तरफ हम लोग ले लेते हैं सी वाटर, समुद्री जल, और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं प्योर वाटर, ठीक है। एक तरफ हम लोग ले लिए क्या? सी वाटर, समुद्री जल, और एक तरफ क्या ले लिए? प्योर वाटर। इसमें हम लोग क्या किए? नल लगा दिए, ठीक है, नल लगा दिए, यह कंटेनर है भरेगा। अब क्या होगा? सी वाटर लिए हैं तो सी वाटर को प्यूरिफिकेशन करना है, समुद्री जल को पीने वाला पानी बनाना है, शुद्ध करना है। तो सी वाटर में ले लिए, यहाँ पर सी वाटर में नमक है, सॉल्ट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। प्योर वाटर में कुछ भी नहीं, ओनली फॉर वाटर है, तो ये कहलाएगा क्या? सॉल्वेंट। यानी ये कहलाएगा आपका इसके रिस्पेक्ट में कौन सोल्यूशन, ये कहलाएगा क्या? डायल्यूट सोल्यूशन। तो बताइए, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर देंगे प्रेशर, तो फिर सी वाटर का जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, यानी वाटर है, वो एसपीएम से होकर के
प्योर वाटर में आएगा, और जैसे प्योर वाटर में आएगा तो ये तो भरा हुआ है और पानी आएगा, धक्का देगा, आपका जो नीचे आपका प्योर वाटर आपका मिलेगा एकदम प्योर। नमक का अमाउंट एकदम नहीं आएगा, क्योंकि SPM उतना ही छिद्र होता है, हम बताएं, जिसमें ओनली 4 सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ही पास कर सकता है। सॉल्ट का पार्टिकल्स पास होने का इजाजत नहीं देता। ओनली 4 सॉल्ट का पार्टिकल्स, ओनली 4 सॉल्वेंट का पार्टिकल्स ही पास करेगा SPM में। सॉल्ट का पार्टिकल्स कभी नहीं पास करेगा, उसी मेम्ब्रेन को कहा गया SPM। तो यहाँ पर ओनली 4 सॉल्वेंट का पार्टिकल्स यानी वाटर पार्टिकल्स पार कर रहा है, यानी वाटर ही आ रहा है, और जो आपका नमक है और भी कुछ गंदगी है इस कंटेनर में रह जाता है। इस तरह से आपका रिवर्स ऑस्मोसिस करने से समुद्री जल से पीने वाला पानी प्राप्त होता है। और तो और पानी निकल जाएगा तो नमक बच जाएगा। आप नमक भी आप बोरा में भर करके बेच सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पीने वाला भी पानी मिल रहा है और आपका नमक भी मिल रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त करते हैं। इट इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर। किससे? रिवर्स ऑस्मोसिस से, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस से हम लोग सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर। तो एक टॉपिक आप लोग को दिया जा रहा है जो आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, घर में कीजिएगा। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंट है, ये आप लोग पूरा कीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला जो टाइप्स ऑस्मोटिक प्रेशर आज हम लोग पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक आप लोग को दिया जा रहा है, सोचिएगा, नेक्स्ट क्लास में तो हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंट है? एक तरफ हो जाएगा डिफ्यूजन और एक तरफ हो जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, ज्यादा नहीं 3 पॉइंट आप लोग लिखिएगा, 4th भी लिख सकते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग आज पहला टाइप्स देखें, पढ़ चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक बाहरी दबाव है जो हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के सरफेस पर लगाते हैं ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर सके, रोक सके। वैसे एक्सटर्नल प्रेशर को कहा गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और हो सके तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी हम उसी वीडियो में बता देंगे। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम उसी वीडियो में सोल्यूशन पार्ट 3 में बना देंगे। और आप लोग घर में जाके देखिए, बारंबार नोट्स बनाइए, और फॉर्मूला आने के बाद नंबरिकल्स फिर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन का जो पार्ट 1 का जो आप लोग फॉर्मूला, मोलारिटी, नॉमिनेटी, मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके, उसका नंबरिकल्स आप लोग बुक में बनाइए, क्योंकि नंबरिकल्स तो हम दिए नहीं हैं और बोले थे कि नंबरिकल्स कुछ दिया जाएगा, तो नंबरिकल्स एक ही बार दिया जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जब चारों भेद हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उधर जो मोलारिटी, नॉमिनेटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज है ना, वो सबसे नंबरिकल्स एक साथ दिया जाएगा। और आप लोग के सामने बुक्स है, तो फॉर्मूला जैसे आ रहा है उस फॉर्मूला से, उस टॉपिक से नंबरिकल से बनाइए। ठीक है, तो घर में पढ़िए, और फिर से इस वीडियो का जो लिंक है आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी को बजाइए। धन्यवाद।